नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आपसे पढ़ने वाले हैं एमए फर्स्ट ईयर होम साइंस। और आप सबका पेपर 4 है। पेपर 4 क्या है? रूरल सोशियोलॉजी। जैसा कि आप सबको पता है, ग्रामीण समाजशास्त्र। और यह मैराथन क्लास है जो पेपर से पहले आप ज़रूर देखें। जी हाँ, सुबह 8 बजे से आपका पेपर है और रात्रि में इस वीडियो का पूरा रिवीजन कर लेना, अच्छे से देख लेना, जिससे इसी से संबंधित काफ़ी प्रश्न आपके पेपर में भी मिलेंगे। तो बच्चों, कह सकते हैं वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सब जल्दी जल्दी सारे बच्चे वीडियो जैसे ही नोटिफिकेशन पहुंचे सारे बच्चे वीडियो जरूर देखें पूरा, ठीक। और जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर करें, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर लें, फिर उसके बाद चाहे अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर की मैंने जो तैयारी करवाई है पेपर के लिए ये इम्पोर्टेंट है। जो भी छूटा है अभी वो जिससे कंप्लीट हो सके आप सबका। और आप सब मुझे ज़रूर कमेंट किया करें कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, तो इससे मुझे पता भी चलता है कि कौन से बच्चे किस यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक। और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सब ने देखा कि मैराथन क्लास है, इससे पहले भी जितने क्लास चली हैं सारी क्लास में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने हल करवाया। और जैसा कि आप सबको पता है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करवाए थे उन्हीं से प्रश्न आपके पेपर में भी आया था। तो आगे बढ़ते हैं। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है बच्चों, लाइक ज़रूर कर दें। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आज हमारा क्या कह रहा है कि आप जो रूरल सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसमें रूरल सोशियोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है? रूरल होती है, अर्थात ग्रामीण होती है। तो जो ग्रामीण समाजशास्त्र है उसी से संबंधित हमें सब कुछ जानना है, ठीक। तो ग्रामीण समाजशास्त्र में सबसे पहले आप देखते हैं जो ग्रामीण जनता है उसकी निर्धनता से आप क्या समझते हैं, उसके प्रमुख कारण क्या है, उसके मेन कारण क्या है जिसके कारण वो निर्धन ही रहता है, ठीक। सबसे पहला है ग्रामीण निर्धनता के कारण में सामाजिक कारण होता है, एक आर्थिक कारण होता है और तीसरा और राजनीतिक कारण होता है। 3 कारण मेन होते हैं, उसी के अंतर्गत ये सभी कारण आते हैं। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सामाजिक कारण में जैसे जात व्यवस्था है। इसमें क्या होता है बच्चों, जो जात व्यवस्था के कारण समाज कई भागों में बढ़ गया है, जिससे क्या होता है मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जाति व्यवस्था के कारण कोई व्यक्ति तो ऐसा व्यवसाय नहीं करना चाहता जो उसके परिवार और जात की मर्यादा के विरुद्ध हो, चाहे उस व्यवसाय से कितना ही लाभ क्यों ना हो। इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुधर नहीं पाती है। आप सब समझ गए होंगे सामाजिक कारण में जाति व्यवस्था। जैसे कि जो कुम्हार है, अगर एक व्यक्ति जैसे कोई दूसरे कास्ट का व्यक्ति है, वो कुम्हार का कार्य नहीं करना चाहेगा, लोहे का कार्य नहीं करना चाहेगा, बढ़ई का कार्य नहीं करना चाहेगा, वो अपने जात के अनुसार कार्य करता है, उसे उसमें सेम फील होता है, अर्थात शर्मिंदा फील होता है कि वो शर्मिंदगी फील करता है, उस कार्य को नहीं करना चाहता है। कहता है कि लोहार का कार्य है तो लोह पीटने का कार्य लोहार ही करेगा, ठीक। तो ऐसा ही कहा जाता है, जात व्यवस्था एक कारण है ग्रामीण निर्धनता का। चाहे उसमें कितना भी प्रॉफिट हो, पर वो व्यक्ति दूसरे कास्ट का व्यक्ति उस कार्य को करना नहीं सक्षम समझता है, ठीक। नेक्स्ट है अशिक्षा। जी हाँ, अशिक्षा कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कारण होता है कि ग्रामीण निर्धनता का, क्योंकि अशिक्षित होने के कारण व्यक्ति को इतना वेतन या मजदूरी नहीं मिल पाती जिससे वह न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखे। बहुत तेजी के साथ हम कवर करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक। और इस वीडियो में बहुत कुछ अभी बाकी है रिवीजन करने के लिए, तो हम बहुत तेज़ी से कवर करेंगे, ठीक। और अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दें। नेक्स्ट है आपका संयुक्त परिवार व्यवस्था। सभी हेडिंग को याद रखना, हो सकता है ये पेपर में जरूर आए आपके, ठीक। संयुक्त परिवार व्यवस्था। जी हाँ, संयुक्त परिवार व्यवस्था में क्या होता है कि बाल विवाह का प्रचलन होने के कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है, जिसके कारण सदस्यों का जीवन स्तर सदैव निम्न ही बना रहता है। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। मैंने बताया कि 3 मोस्ट कारण है, उसी के अंतर्गत सभी कारण आते हैं। आर्थिक कारण में जैसे पिछड़ी हुई खेती, जैसे कि भारत में खेती की दशा बहुत पिछड़ी हुई है। जैसे वो किसान लोग प्रकृति के ऊपर विश्वास रखते हैं, उसी पर निर्भर रहते हैं खेती के लिए। जैसे कि फसल, और अगर बादल गरज रहा है तो कहेंगे कि अब बारिश होने वाली, चाहे वो फसल सूख ही रही हो,
उसकी सिंचाई नहीं करेंगे तो ऐसा क्या होता है, इससे क्या होती है, उनकी फसल नष्ट हो जाती है। यही है पिछड़ी हुई खेती। ठीक, प्राकृतिक प्रकोप, हमारी अर्थव्यवस्था प्रकृति पर बहुत अधिक निर्भर है, क्योंकि प्राकृतिक प्रकोप का सामना करने के पर्याप्त साधन का न होना ही हमारी निर्धनता का एक मुख्य कारण होता है। जैसे कि कभी सूखा, कभी अकाल, तो कभी अत्यधिक वर्षा। इन सभी कारणों से क्या होता है, फसलें नष्ट हो जाती हैं और गांव-गांव में अपने वर्ष भर के परिश्रम का प्रतिफल पाने में भी वंचित हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका परिवहन तथा संचार के साधनों की कमी। जी हाँ, परिवहन के साधनों की कमी, जैसे कि जो उद्योगकर्ता हैं, जो किसान हैं, वो अगर उनके पास परिवहन की कमी होती तो वो सिटी तक, शहरों तक, अपनी जो गल्ला मंडी है शहरों में, वहाँ तक अपने जो उद्योग, जो अपना क्या कहते हैं, जो अ, अनाज उगाए हैं और उनका जैसे लेन देन के लिए, बेचने के लिए वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाते हैं, जिससे क्या होता है, बीच में ही बेच देते हैं, जिससे उनका बाजार भाव भी सही नहीं रहता है। उनको अपनी अपने जो अनाज हैं उनके प्रति उन्हें अच्छे से धन भी नहीं मिल पाता है बेचने के बाद। ठीक, उसके बाद राजनीतिक कारण आता है ना। राजनीतिक कारक में जैसे राजनीतिक दल बंदी तथा भ्रष्टाचार। भारत में निर्धनता के लिए विभिन्न राजनीतिक दल भी बड़ी सीमा तक उत्तरदायी हैं, क्योंकि राजनीतिक जीवन की अस्थिरता के कारण किसी भी योजना को व्यवहारिक रूप बहुत कठिनता से संभव हो पाता है। जैसे भारत के आर्थिक साधनों के दुरुपयोग के लिए राजनीतिक भ्रष्टाचार भी एक बड़ी सीमा तक उत्तरदायी है। नेक्स्ट है आतंकवाद। अनेक क्षेत्र में आतंकवाद बढ़ने से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है परिवार नियोजन कार्यक्रम में प्रभावी बनाने के लिए सुझाव। जी हाँ, परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या सुझाव हैं, ये प्रश्न आपके पेपर में अवश्य आएगा और इस प्रश्न को आप पूरा रिवीजन करना, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है आपका सुझाव में आप क्या सुझाव देंगे ग्रामीण जनता को। तो सबसे पहले आपको सुझाव देना, सबसे पहले प्रभावी बनाने के लिए क्या करना चाहिए, विस्तृत प्रचार करना चाहिए। जैसा कि सेकंड ईयर में आप एमए फाइनल ईयर में एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ेंगे, प्रचार के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ना है उसमें। ठीक, तो सबसे पहले विस्तृत प्रचार करना चाहिए। सबसे पहले सरकार को विभिन्न प्रचार साधनों जैसे रेडियो, टेलीविजन, अखबार प्रदर्शनी, फिल्म प्रदर्शनी आदि से खूब प्रचार करना चाहिए, जिससे क्या हो, वहाँ के जनमत परिवार कल्याण के हित में बन सके। ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्य ग्राम पंचायतों व सामुदायिक विकास कार्यालयों पर डाला जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जनता के अंधविश्वास और रूढ़िवादिता में कमी आएगी, जिससे परिवार नियोजन को प्रभावी ढंग से बनाया जा सकता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है उचित डॉक्टरी सुविधाएं। जी हाँ, परिवार कल्याण या नियोजन के लिए स्थान स्थान पर उचित डॉक्टरी सुविधाएं होनी चाहिए, जिस विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जनता उतना जागरूक नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर सभी सुविधाएं होनी चाहिए, डॉक्टरी सुविधाएं। नेक्स्ट है आपका प्रशिक्षित कर्मचारी। इस कार्य के लिए कर्मचारी ऐसे होने चाहिए जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बंध्याकरण कराने वाले को सत्तावना दे सके, उन्हें समझा सके, उन्हें मोटिवेट कर सके। इसके लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका बंध्याकरण के बाद देखभाल। जिन स्त्रियों और पुरुषों में का बंध्याकरण किया जाए, उनकी बाद में उचित देखभाल करने की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि उनको मनोवैज्ञानिक शांति मिले, और यदि उनको बाद में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है तो उसका उचित उपचार किया जा सके। ऐसा होने से परिवार नियोजन के प्रति जो अफवाहें फैलती हैं उनमें कमी होगी और परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है चल चिकित्सालयों में वृद्धि। जैसे कि पता है पिछले कुछ वर्षों में चल चिकित्सालयों में वृद्धि हुई है। इसमें क्या होता है कि जो वृद्धि की जानी चाहिए, ऐसा क्या होता है जिसमें बंध्याकरण की व्यवस्था गांव-गांव में होती है और घर-घर पर की जाती है। ठीक, और गर्भ निरोधक के सस्ते साधनों का वितरण। जैसे कि सरकार को गर्भ रोकने वाले साधनों का मुफ्त वितरण बढ़ाना चाहिए, जिससे कि जो लोग हैं वो बंध्याकरण न कराना चाहें, ना वे उनका उपयोग कर सकें। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है परिवार नियोजन के लिए जोर जबरदस्ती न करना। जैसे कि 1977 के चुनाव ने यह सिद्ध कर दिया कि परिवार नियोजन में जोर जबरदस्ती करने से जनता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक, ऐसा अतः इस संबंध में जोर जबरदस्ती की नीति न अपनाकर समझाने की नीति अपनानी चाहिए। पहले ऐसा होता था बच्चों, मेरी दादी हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, उन्होंने बताया था कि पहले जो पुरुष नसबंदी होती थी और पुरुष नसबंदी के लिए जो डॉक्टर और जो कार्यकर्ता होते थे वो गांव-गांव में जाते थे और उन्हें जोर जबरदस्ती के साथ उनकी नसबंदी करते थे। ठीक, तो ऐसा होता था, मेरी दादी ने मुझे बताया था। फिलहाल मैं इतना नॉलेज नहीं था,
और एक मूवी भी है जिसमें सन्नी देओल हैं, नाम तो नहीं याद आ रहा है, उसमें भी इस पे फोकस किया गया है। नेक्स्ट है आपका परिवार नियोजन अपनाने वालों को अधिक आर्थिक व अन्य सहायता। सरकार को परिवार नियोजन और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उन व्यक्तियों को अधिक अधिक आर्थिक सहायता देनी चाहिए जो परिवार नियोजन को अपनाते हैं। साथ ही उन्हें अन्य प्रकार से भी सहायता करनी चाहिए, जैसे मकान बनाने के लिए भूमि देने में प्राथमिकता या मकान के लिए ऋण देने में प्राथमिकता। ओके, उसके बाद जाति के लक्षण बताइए। जी हाँ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में जरूर आएगा जाति से संबंधित एक प्रश्न। तो जाति से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन्हें आप सब जरूर देखें। जाति क्या है, जाति का अर्थ क्या है, जाति की परिभाषा क्या है। ठीक, सबसे पहले इसके लक्षण देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका समाज का खंडात्मक विभाजन। जी हाँ, जाति प्रथा संपूर्ण समाज को खंडों में विभक्त कर देती है। जैसा कि आप सबको पता है 4 खंडों में विभक्त है। पहला है जाति, अभी आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में भी। सदस्य अपनी स्थिति एवं कार्य के प्रति अस्वस्थ होते रहते हैं और जाति के सदस्य के सामुदायिक भावना की तुलना में उक्त जाति के प्रति वफादारी अधिक होती है। जैसा कि आप सबको पता होगा, आप सबने पहले भी पढ़ा होगा, इंटर में भी पढ़ा होगा कि जाति व्यवस्था में जो हमारे ऐसा तो था नहीं फिलहाल, और जो यहाँ पर जाति व्यवस्था को बांटा गया है 4 वर्णों में बांटा गया। फर्स्ट है ब्राह्मण, और सेकंड है क्षत्रिय, और थर्ड है वैश्य, उसके बाद लास्ट है शूद्र। तो जो ब्राह्मण हैं अर्थात जो इनको ब्राह्मण जाति को उच्च जात पे रखा गया और शूद्र को निम्न जात पे रखा गया। तो यही क्या है, समाज का खंडात्मक विभाजन होता है इसी के द्वारा। ठीक, उसके बाद संस्तरण है। उसमें क्या होता है, संस्तरण से आशय है कि विभिन्न खंडों में एक चढ़ाव उतार या संस्तरण अथवा ऊंच नीच की भावना होती है। सर्वप्रथम ब्राह्मण क्षत्रिय, मैंने अभी आपको समझाया वही कहा जा रहा है इसमें। ब्राह्मण क्षत्रिय, तत्पश्चात वैश्य और अंत में शूद्र की स्थिति आती है। सबसे ऊंची स्थिति ब्राह्मण की होती है, सबसे नीची स्थिति शूद्रों की होती है। ब्राह्मण का और ऊपर जाना, शूद्रों का और नीचे जाना संभव तो नहीं है, इसलिए जातीय संस्करण में ब्राह्मणों तथा शूद्रों की स्थिति अपरिवर्तनीय मानी गई है। ब्राह्मणों और शूद्रों के बीच की जो दो जातियां हैं अक्सर अपने से ऊंची जातियों से संबंध जोड़कर अपने को ऊंचा सिद्ध करने का प्रयास करती हैं। दो जातियां अर्थात क्षत्रिय और वैश्य, ये अपने से ऊंचा बनने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। ठीक, इसमें कहा गया है और देखा भी गया, शहरों में ऐसा होता है कि जो आप जहाँ से जन्मभूमि से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, शहरों में जाते ही अपनी कास्ट को ही चेंज कर देते हैं, है ना बच्चों। आप सब मुझे बताना, ऐसा आप सब ने किसी को देखा होगा तो। ठीक, भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। जात के आधार पर ऊंच नीच की भावना पैदा होने पर सामाजिक सहवास पर स्वाभाविक रूप से प्रतिबंध लग जाता है। एक से सामाजिक स्तर के व्यक्ति ही परस्पर एक दूसरे पर के घर आना जाना पसंद करते हैं। जैसा कि आप सब निमंत्रण देते हैं, आप बुआ हैं, मौसी हैं, मामा हैं, ये सब आपके रिलेटिव होते हैं, आपके ही कास्ट के होते हैं। तो ऐसा नहीं है फिलहाल, और लिखना है तो लिखना तो पड़ेगा, पर आपके जो मित्र होते हैं वो शूद्र भी हो सकते हैं, वैश्य भी हो सकते हैं, ब्राह्मण भी हो सकते हैं, क्षत्रिय भी हो सकते हैं। क्या उन्हें आप इनवाइट नहीं करेंगी? आप उन्हें भी इनवाइट करते हैं, ठीक, अपने किसी भी फंक्शन में। तो आप समझ गए होंगे, इतना ही है। और विभिन्न जातियों की सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यताएं तथा विशेषाधिकार। हमारे समाज में सर्वाधिक विशेषाधिकार तो ब्राह्मणों हेतु है और निर्योग्यताएं निम्न जात के लिए है। और उन निम्न जातियों की जो स्थिति दक्षिण भारत में अत्यंत दयनीय थी, और कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर लोग सड़क पर, जो निम्न जात के लोग हैं वो सड़क पर भी नहीं चल सकते, जिससे इनकी शक्ल देखकर कहीं ब्राह्मण के पुण्य फल नष्ट ना हो जाएं। ठीक, आपने अगर भीमराव अंबेडकर की जो मूवी है नहीं देखी है तो वो मूवी जरूर देखना, बहुत ही ऐतिहासिक मूवी है। जो पहले हुआ था, संविधान के पहले जो स्थिति थी हमारे भारत देश की, उस स्थिति के बारे में बहुत अच्छे से उसमें दर्शाया गया है। पहले ऐसा होता था, उस मूवी में दिखाया गया है कि जो शूद्र भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहे जाने पर शूद्र लोग गए नदियों में पानी भरने लगे, नदियों का पानी पिए। इसके कारण क्या हुआ, ब्राह्मण लोग बोले कि ये नदी ही अपवित्र हो गई। कहीं नदी अपवित्र होती है? ऐसा नहीं होता है, पर उसमें कहा गया। और फिर उसके बाद कुछ ब्राह्मणों के द्वारा उस नदी को शुद्ध करने का कर्मकांड भी किया गया, पूजा पाठ भी किया गया।
ठीक। वही इसमें भी कहा गया है कि विभिन्न जातियों और सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यताएं तथा विशेष अधिकार, इन सभी में परिवर्तन हुआ, चेंजिंग आई। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान निर्माता हैं, इन्होंने इस पे काफ़ी फोकस किया और इनके द्वारा ही इसमें सुधार भी हुआ था। पेशों के नेक्स्ट है आपका पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। जी हाँ, जाति प्रथा के नियमों के आधार पर व्यक्ति अपने पूर्वजों से प्राप्त जो पेशे को अपनाता है उसे यह पेशा छोड़ने का अधिकार नहीं होता है। जो व्यक्ति पवित्र वस्तुओं के संपर्क में आते हैं उनका पेशा पवित्र माना जाता है, जैसे ब्राह्मण और उसकी पुरोताही, अर्थात जो ब्राह्मण है शादी विवाह करवाते हैं, पंडिताई करते हैं, नहीं कथा कहीं है कहीं कुछ है, ये सब करते हैं तो इन्हें पवित्र माना गया है। और जो व्यक्ति अपवित्र वस्तुओं के संपर्क में आते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनका पेशा अपवित्र माना जैसे हरिजन है और उनका काम मलमूत्र उठाना है। जैसे कि ऐसा नहीं है, आजकल तो हरिजन बहुत ऊंचे स्टेट पे हैं। ठीक। कुछ जातियों का निर्माण तो हमारे समाज में पेशे के आधार पर हो गया, जैसे लोहार हैं, लो पीटना, बढ़ई हैं, फर्नीचर का कार, नाई हैं, बाल काटना चमार हैं, इनके भी का मजदूरी का को धोबी हैं, और कपड़ा धुलना कुम्हार हैं, और मिट्टी के बर्तन बनाना, इन सभी के कार्य उनके कास्ट के अंतर्गत बांटा गया। तो आप कास्ट के बारे में समझ गए होंगे। जाति के बारे में, विवाह पर प्रतिबंध। जाति को एक अंतर्विवाही समूह माना गया है। जाति के नियमों के अनुसार प्रत्येक सदस्य को रक्त एवं गोत्र आदि के आधार पर निकट संबंधियों को छोड़कर अपने ही समूह में विवाह संबंध करने पड़ते हैं और उसे अपने समूह या उपजाति से बाहर विवाह करने की आज्ञा नहीं होती है। कुछ विद्वान विवाह संबंधी इस प्रतिबंध को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। विशेष रूप से प्रसिद्ध विद्वान वेस्टरमार्क ने जाति प्रथा की इस विशेषता को जाति प्रथा का सार तत्व माना है। बच्चों, एक आवश्यक सूचना है, आप सबकी अगस्त से एमए सेकेंड ईयर की रोज़ाना क्लास चलेगी और वो क्लास इतनी इम्पोर्टेंट होगी कि आप सब एमए सेकेंड ईयर का पेपर देने के बाद नेट के लिए तैयारी करेंगे और आप सब इतना अच्छा स्कोर करेंगे कि मैं कह नहीं सकती। इसी वर्ष के क्लास के द्वारा आप सब बहुत अच्छा नंबर पाएंगे, क्योंकि मैंने इतनी तैयारी कराई है और आप सब ने भी देखा है कि जो प्रश्न मैंने इस वीडियो में शामिल किया है और आपके पेपर में वही सारे प्रश्न भी आए हैं। तो आप सब उस 1 अगस्त से जो क्लास आने वाली है उस क्लास को आप सब जरूर अटेंड करना। यह बैच बहुत ही महत्वपूर्ण बैच होगा और आप सब अपने दोस्तों में इस सूचना को शेयर करें। ठीक। उसके बाद विवाह पर प्रतिबंध, मैंने बताया विवाह पर प्रतिबंध, जैसे कि एक कास्ट के व्यक्ति हैं तो अपने ही कास्ट में विवाह करते हैं, और ऐसा नहीं है अपने ही कास्ट में विवाह नहीं होता, क्योंकि आपकी एग्जाम्पल के लिए देख लें, टीना डावी जी हैं, इन्होंने मुस्लिम से शादी की तो इस समय इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय बहुत कम है, बहुत कुछ पढ़ना है तो हम ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे इधर उधर और सिर्फ अपने टॉपिक पर फोकस करेंगे। ग्रामीण नेतृत्व से आप क्या समझती हैं? जो गांव है, ग्रामीण जनता है, उसका नेतृत्व कौन करता है? तो ये सब आज जानेंगे। ये सभी शॉर्ट आंसर हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप जानने वाले हैं कि ग्रामीण समाज की शास्त्र की परिभाषा और क्षेत्र। सबसे मोस्ट होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानना, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका महत्व है और क्या इसकी परिभाषा है, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हर पेपर में उससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक। तो ग्रामीण नेतृत्व से आप क्या समझते हैं? ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक। नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति सामाजिक प्रभाव के द्वारा अन्य लोगों की सहायता लेते हुए एक सर्वनिष्ठ कार्य करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जब कोई व्यक्ति ग्रामीणों की समस्याओं को सुलझाने के लिए आम लोगों का नेतृत्व करता है या उनके विकास के लिए मार्ग बनाता है, वही क्या कहलाता है? उससे ग्रामीण का नेतृत्व कहते हैं। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, औद्योगिकरण से आप क्या समझती हैं? तो ग्रामीण समाजशास्त्र में, रूरल सोशोलॉजी में औद्योगिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, ये सब भी देख लेना। ठीक। औद्योगिकरण एक सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया का नाम है। इसमें मानव समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदल जाती है और जिसमें उद्योग धंधों का बोलबाला होता है। वस्तुतः यह आधुनिकीकरण का एक अंग है। बड़े पैमाने की ऊर्जा खपत, बड़े पैमाने पर उत्पादन, धातु कर्म की अधिकता आदि औद्योगिकरण के लक्षण हैं। एक प्रकार से यह निर्माण कार्यों को बढ़ावा देने के हिसाब से अर्थ प्रणाली का
बड़े पैमाने पर संगठन है। उसके बाद नेक्स्ट आता है समाज की परिभाषा। समाज एक से अधिक लोगों के समुदाय को कहते हैं जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप के आचरण, सामाजिक सुरक्षा और निर्वहन आदि की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रामीण गुटबंदी क्या है। ये सब मैंने बहुत पढ़ाया है, तो आप सबको इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। फिलहाल रिवीजन कर लें, पेपर यहीं से आएगा। ठीक, गांव में अलग अलग जाति या धर्म को मानने वाले या एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब कुछ लोग मिलकर एक दल बना लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, ग्रामीण गुटबंदी कहते हैं। और समन्वित ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं, तो बताइए। समन्वित ग्रामीण विकास वह है जिसके अंतर्गत गांव के समुचित विकास के लिए इसका संचालन किया गया है। इसके लिए ग्रामों में कुछ योजनाएं चलाई गई, जैसे कि इंदिरा आवास योजना हुआ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, आवास विकास योजना और युवा प्रशिक्षण योजना और स्वास्थ्य शिक्षा योजना। इसके उपरांत गांव में कई ऐसी योजनाएं इस समय भी लागू हुई हैं। उन सभी योजनाओं का आप रिवीजन जरूर करना। ठीक, ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है। फर्स्ट है जनसंख्या। ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को निम्न भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है जनसंख्या, क्योंकि इसके अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या एवं उसका वितरण, वृद्धि, बनावट और घनत्व, उसके बाद घनत्व और शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं, जनसंख्या की बनावट आदि के अध्ययन को शामिल किया गया। उसके बाद जनसंख्या के बाद आता है ग्रामीण सामाजिक संगठन। इसमें क्या होता है, स्मिथ ने ग्रामीण सामाजिक संगठन को 3 भागों में बांटा। फर्स्ट है मानव का भूमि से संस्थात्मक संबंध, सेकंड है सामाजिक शरीर रचना, थर्ड है प्रमुख सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक प्रक्रिया जैसे इसके अंतर्गत विभिन्न संगठनात्मक एवं विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रियाओं को रखा जाता है, जैसे सहयोग, व्यवस्थापन, सात्मीकरण, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सामाजिक प्रक्रियाएं आदि। ठीक, उसके बाद उपयुक्त विशेष विषयों के अतिरिक्त स्मिथ ने सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक समस्याओं के अध्ययन को भी ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में शामिल किया है। धर्म से क्या आशय है बच्चों, जो हमारे धर्म है क्या है, इसके बारे में धर्म की परिभाषा लिखने के लिए भी आ सकती है। ठीक, तो जो प्लूटार्क हैं, इन्होंने कहा, प्लूटार्क ने एक स्थान पर लिखा है कि तुम बिना घरों, बिना विद्वानों, बिना राजाओं, बिना रुपयों, बिना सिक्कों की आवश्यकताओं, बिना थिएटर और व्यायामशालाओं के परिचय के समाज पा सकते हो, परंतु बिना पवित्र संस्कार, बिना ईश्वर, बिना प्रार्थना के प्रयोग, सत्य की विजय या असत्य को दूर करने के लिए बलिदान के बिना समाज ना तो किसी ने कभी देखा है और ना कभी देखेगा। ठीक, इसे आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तब बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, माइंड में सेट करने के लिए आप इसे पहले माइंड में सेट करने के लिए इसे बहुत डीपली गहराइयों से समझने का प्रयास करना। ठीक, अभिप्राय यह है कि धर्म का व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में अत्यंत महत्व है। यह एक ऐसे प्रेरक शक्ति है जिसका मनुष्य के जीवन पर अत्यंत गहन प्रभाव भी पड़ता है। ग्रामीण जनता न तो धर्म में अटूट विश्वास होता है, उसके जीवन में प्रत्येक पक्ष पर धर्म की छाप रहती है, लेकिन ग्रामीण जीवन पर धर्म के प्रभाव का अध्ययन करने से पहले यह आवश्यक है कि हम पहले धर्म से परिचित हों। भूदान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो याद रखना भूदान आंदोलन से प्रश्न जरूर आएगा। और सन 1951 में विनोबा भावे जो तेलंगाना पद यात्रा पर गए थे, जो विनोबा भावे जी थे, उन्होंने तेलंगाना पद यात्रा पर गए थे और वहीं 1818 अप्रैल 1951 को ये यात्रा करते हुए एक गांव में पहुंचे, जिस गांव का नाम था पोचमपल्ली पहुंचे। तेलंगाना में पोचमपल्ली गांव में पहुंचे। वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि उस गांव में कुल आबादी 3000 किसानों में से है और 2000 किसान जो हैं वो भूमिहीन थे। उन्हें वहां के किसानों से बातें करके यह भी ज्ञात हुआ कि यदि 80 एकड़ भूमि प्राप्त हो जाए तो वहां के समस्त भूमिहीन किसान स्वतंत्र भूमिधर के रूप में खेती कर सकते हैं। उन्होंने भूमिधरों से भूमि मांगी और उनके कहने पर एक जमींदार श्री रामचंद्र रेड्डी ने उन्हें अपनी 100 एकड़ भूमि प्रदान कर दी। किनको प्रदान की, विनोबा भावे जी को। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो विनोबा भावे जी थे वो रामचंद्र रेड्डी से 100 एकड़ जमीन पाने के बाद तभी इन्होंने विचार किया कि यदि एक गांव में मुझे 80 एकड़ जमीन मांगने पर 100 एकड़ जमीन प्राप्त हो सकती है, तो क्यों ना मैं देश के समस्त भूमिहीन किसानों के लिए भूमि
प्राप्त करूं। बस उसी दिन से विनोबा भावे जी ने गांव-गांव जाकर भूमिदान में मांगी। उनका लक्ष्य था कि 5 करोड़ एकड़ भूमि प्राप्त करना था। ठीक, अगर प्रश्न बनता है कि विनोबा भावे जी का क्या लक्ष्य था भूदान आंदोलन में, तो उनका लक्ष्य था 5 करोड़ एकड़ जमीन प्राप्त करना, और वो जो किसान, जो ग्रामीण जनता है जिनके पास की भूमि नहीं है, उनको प्रदान करना। ठीक, संस्था से आप क्या समझती हैं? भारतीय गांव में भी हमें विभिन्न सामाजिक संस्थाएं देखने को मिलती हैं, जिनके माध्यम से ग्रामीणों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक आवश्यकताओं, जो धार्मिक और सामाजिक राजनीतिक आवश्यकताएं हैं, इनको क्या होता है, आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। और ये संस्थाएं ग्रामीण सांस्कृतिक की रक्षा भी करती हैं। जो हमारी संस्था है, ये संस्थाएं ग्रामीण की रक्षा भी करती हैं, और इससे ग्रामीण लोगों के व्यवहार में भी ये संस्थाएं ही अनुरूपता पैदा करती हैं, सामाजिक नियंत्रण बनाए रखती हैं और लोगों का मार्गदर्शन भी करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों, जात की परिभाषा। जात की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, सभी परिभाषा याद कर लेना, पेपर में जरूर आएगा। और अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। मानवता को ऊंच नीच के बीच बांटने वाली विभाजक रेखा एक प्रकार से जाति है। क्या है? ऊंच नीच की जो ऊंच नीच, मानवता को ऊंच नीच के बीच बांटने वाली विभाजक रेखा है, वही एक प्रकार से जाति है। यह जन्म से निश्चित होती है, व्यक्ति इसे बदल नहीं सकता। इसका आधार सामाजिक स्तरण है। जात की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने निम्न प्रकार से दी है। कूले के अनुसार, जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुसंक्रमण पर आधारित होता है, तो उसे हम जात कहते हैं। कूले ने कहा, याद रखना परिभाषा, कूले ने कहा कि एक वर्ग जो है, जब एक वर्ग पूर्ण रूप से अपने वंशानुसंक्रमण, जैसे कि एक संक्रमण होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, संक्रमण होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो उसी प्रकार से वो भी जाति भी उसी पर आधारित होता है, उसी को हम जात कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट परिभाषा है आपकी मजूमदार और मदान के अनुसार। इनकी परिभाषा बहुत फेमस है, ये परिभाषा याद कर लेना। एक जात एक बंद वर्ग है। ठीक, एक जात एक बंद वर्ग है, इतना ही लिख देंगे मजूमदार और मदान के अनुसार, तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा और आपका नंबर भी अच्छा होगा। इन्होंने कहा कि जात एक बंद वर्ग है। ठीक, केतकर के अनुसार इन्होंने कहा कि जाति दो विशेषताओं को रखने वाला एक समूह है। फर्स्ट है सदस्यता, इन्हीं तक सीमित होती है। सदस्य को एक अनुलंघनीय सामाजिक नियम द्वारा समूह के बाहर विवाह करने से रोक दिया जाता है। हापल के अनुसार अंतर्विवाह और वंशानुसंक्रमण द्वारा प्रदत्त स्थिति की मदद से सामाजिक वर्ग को जन्म देना ही जाति है। नातेदारी का अर्थ क्या है बच्चों? नातेदारी क्या है? व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, ये सबको पता है, सामाजिक प्राणी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वह अनेक व्यक्तियों से घिरा होता है, अर्थात उसका संबंध कई व्यक्तियों से होता है, परंतु इनमें से उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण संबंध उन व्यक्तियों के साथ होता है जो कि विवाह बंधन तथा किसे होता है? विवाह बंधन तथा रक्त संबंध होता है। और इसी से रक्त संबंध जो होता है और जो पारिवारिक आधार पर संबंधित होते हैं, इनमें ही निकट तथा दूर के, घनिष्ठ तथा अघनिष्ठ, मधुर तथा कठोर प्रत्येक प्रकार के संबंधियों का समावेश रहता है। परंतु स्मरण रहे कि ये समस्त संबंध सामाजिक अंतःक्रिया को ही परिणाम देते हैं, और इसी प्रकार सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो विशिष्ट तथा समाज द्वारा मान्यता प्राप्त सुव्यवस्थित संबंध श्रृंखला एक सामाजिक प्राणी को अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त करती है, और उसी को हम नातेदारी व्यवस्था कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त परिवार का अर्थ याद रखना। मैंने संयुक्त परिवार के बारे में बहुत डीपली बताया है, पढ़ाया है। वो वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखा है, लिंक में जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। हिंदू समाज में संयुक्त परिवार पद्धति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वस्तुतः संयुक्त परिवार प्रणाली हिंदू जीवन दर्शन एवं सामाजिक आदर्शों, नैतिक मान्यताओं तथा राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों की स्वाभाविक उत्पत्ति है। यह हिंदू सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन के उच्चतम आदर्शों का स्वाभाविक परिणाम भी होता है। संयुक्त परिवार पद्धति हिंदुओं एवं सामाजिक उत्तरदायित्व तथा अधिकारों की विभाजन व्यवस्था का संक्षिप्त स्वरूप भी होता है। सामने प्रस्तुत करती है। वास्तव में
हिंदू सांस्कृतिक और प्रारंभिक अवस्था से ही सामुदायिक भावना तथा परमार्थ के आदर्शों से प्रेरित रही है, जिसके फलस्वरूप जिस भारतीय जीवन पद्धति का विकास हुआ वह संयुक्त परिवार उनका एक महत्वपूर्ण अंग बना। उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र। ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण पर्यावरण में पाए जाने वाले सभी सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत ग्रामीण परिवार, ग्रामीण आर्थिक संस्थाएं, ग्राम पंचायतें, कृषि एवं उत्पादन के ढंग, ग्रामीण स्वायत्त शासन, ग्रामीण मनोरंजन के साधन, ग्रामीण जीवन पर नागरिक तत्वों का प्रभाव, ग्राम तथा नगर का संबंध, सामुदायिक विकास योजना आदि का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है धर्म की परिभाषा। मैंने बताया कि धर्म की परिभाषा, जात की परिभाषा, इन सभी परिभाषाओं के बारे में आप जरूर डीपली पढ़ना। ठीक, तो धर्म की परिभाषा में इन्होंने एडवर्ड टायलर ने कहा कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है। एडवर्ड टायलर के अनुसार इन्होंने कहा था कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है। और मेलिनोस्की ने कहा कि धर्म क्रिया का एक ढंग है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था है, और धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। हॉनिंगसीम के अनुसार इन्होंने कहा कि प्रत्येक मनोवृत्ति जो कि इस विश्वास पर आधारित है या इस विश्वास से संबंधित है कि अलौकिक शक्तियों का अस्तित्व है और उससे संबंध स्थापित करना संभव व महत्वपूर्ण है, वही धर्म कहलाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ बताइए अपने शब्दों में। ग्रामीण समाजशास्त्र के सभी अंगों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को ही हम क्या कहते हैं? ग्रामीण समाजशास्त्र कहते हैं। जो गांव की जनता, गांव से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं, इन सभी का अध्ययन हमारा ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत होता है। इसमें कहा, जो हमारे डॉक्टर देसाई ने कहा कि इनकी परिभाषा है, ग्रामीण समाजशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण समाज के संगठन के विषय में एक वैज्ञानिक सुव्यवस्थित तथा जो विस्तृत अध्ययन करना, इसके ढांचे, कार्यकलाप तथा विकास के लक्ष्य धाराओं का अध्ययन करना और होता है। ऐसे अध्ययन के आधार पर ही इसके विकास से संबंधित विधियों को ढूंढना भी चाहिए। ठीक, इसमें क्या आप सब समझ गए होंगे कि ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ, और इसके बारे में जान लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रामीण शास्त्र का गृह विज्ञान से क्या संबंध है, क्योंकि गृह विज्ञान में ग्रामीण समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं। तो याद रखना कि भारत की जो 18% जनता है वो गांव में ही निवास करती है, और विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से ही शुरुआत करनी पड़ती है, और ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन करना और उन तक विकास को पहुंचाना ही समाजशास्त्र का उद्देश्य होता है। इसी प्रकार गृह विज्ञान का लक्ष्य भी घर को सुखी एवं समृद्ध बनाना होता है, और घर तभी सुखी समृद्ध बन सकता है जब समाज में रहने वाली जनता, चाहे वह शहर में रह रही हो चाहे वह गांव में रह रही हो, उस तक विकास पहुंच सके। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के माध्यम से गांव के घर घर को ज्ञान, स्वास्थ्य सेवा एवं शिशु कल्याण की अलग जगाता है। ठीक, और एक प्रश्न ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके पेपर में आए, नेता के प्रकार। तो नेता 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक नेता होता है, अनौपचारिक। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये प्रश्न आप याद रखना। और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको हम अभी इसी वीडियो में ऐसे ऑरल बताएंगे, मौखिक बताएंगे, जो स्क्रीन पर तो नहीं है क्योंकि समय बहुत कम है, इसीलिए वीडियो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों, ये भी याद रखना कि आप सबके पेपर के लिए सबसे पहले आप मोस्ट है कि आप ध्यान से सुने। ठीक, भारत में जो प्रचलित वर्तमान कृषि विपणन व्यवस्था के दोष हैं, कौन कौन से हैं? ऐसे ही ध्यान से समझना कौन कौन से दोष हैं। पहला है बिचौलियों की लंबी श्रृंखला। ठीक, जो बिचौलियां हैं अर्थात जो भारत में विपणन में कृषि उपभोक्ता हैं, उनके मध्यस्थों की लंबी श्रृंखला होती है, जैसे गांव का साहूकार, महाजन, घूमता फिरता रहता व्यापारी, ये सभी जो होते हैं बिचौलियां, इनके कारण क्या होता है, कृषि विपणन की व्यवस्था का दोष माना जाता है। और मंडियों की कुरीतियाँ, मंडियों में ऐसी कुरीतियाँ होती हैं जैसे तराजू बाट में गड़बड़ी करना, उपज का एक अच्छा शोषण होता है, उपज का एक अच्छा अंश नमूने अथवा वानगी के रूप में निकाल दिया जाता है। ठीक, ये सब होता है कृषि विपणन के दोष। और अनियमित मंडियों का अनावश्यक व्यय, उपज की घटिया किस्म, श्रेणीकरण एवं
प्रमापीकरण का अभाव, भंडार सुविधा का अभाव, परिवहन सुविधाओं का अभाव और मूल्य संबंधी सूचनाओं का अभाव। ये सब अगर आप जान जाएंगे इसके अंतर्गत लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक, ये प्रश्न भी याद रखना कि बेरोजगारी दूर करने के उपाय। तो बेरोजगारी आप कैसे दूर करेंगी? कृषि व्यवस्था में सुधार करके दूर कर सकती हैं, और कृषि भूमि का विस्तार भी करके किया जा सकता है। सिंचाई के उचित प्रबंध करके दूर किया जा सकता है। कृषि बाजार का संगठन करके सहायक उद्योगों का विकास करना, सार्वजनिक निर्माण के कार्य के द्वारा और सामयिक स्थानांतरण की व्यवस्था के कारण द्वारा भी इसे दूर किया जा सकता है बेरोजगारी को। ठीक, और हरित क्रांति के बारे में जान लें थोड़ा सा। हरित क्रांति के बारे में, जैसे कि हरित क्रांति वह है जो इसका मेन अर्थ होता है कि कृषि उत्पादन में जो स्पष्ट सुधार तथा लंबी अवधि तक उत्पादन के स्तर को बनाए रखना, यही हमारा हरित क्रांति होता है। ये डॉक्टर नोरोमन बोरलाग ने हरित क्रांति को सर्वप्रथम लाया, और अपने भारत देश में इसका जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, जबकि हमारे नॉर्मन बोरलाग जी सर्वप्रथम हरित क्रांति को लाए। ठीक, और ऐसा कब हुआ था? जब भुखमरी फैली हुई थी, उस समय की बात है। इसके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेना डिटेल में। फिलहाल के लिए अभी इतना ही जाने, क्योंकि जो हरित क्रांति के आवश्यक तत्व हैं क्या है? सिंचाई की समुचित व्यवस्था होना, शीघ्र पकने वाली उन्नतशील बीज प्रजातियों का विकास। इसके बारे में हम बहुत डीपली पढ़ा सकते हैं, पर आपके पेपर में इतना नहीं आएगा, इसलिए आप मोस्ट जाने। पेपर बहुत नज़दीक है, सुबह ही पेपर है, रात्रि भर का समय है। ठीक, खाद्य एवं उर्वरकों की समुचित व्यवस्था एवं प्रयोग, भूमि सुधार एवं भू संरक्षण, पादप तथा वृक्ष की समुचित व्यवस्था। ठीक, हरित क्रांति के प्रभाव देख लेते हैं। हरित क्रांति का प्रभाव सामाजिक प्रभाव पड़ा, एक आर्थिक प्रभाव पड़ा, और सामाजिक प्रभाव में जैसे कि सामाजिक असमानता में वृद्धि होना, पूंजीवादी कृषि का विकास होना, भूमि सुधार पर प्रभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में वृद्धि, ग्रामीण जनसंख्या का शहरों में पलायन होना, और आर्थिक में देखा जाए तो कृषि उत्पादन के प्रति इकाई भूमि क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि, कृषि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि। ठीक, और ग्रामीण एवं नगरीय समाज की तुलना करने में क्या कठिनाई है? सार्वभौमिक परिभाषा का अभाव। ठीक, ग्रामीण और नगरीय अंशों की विभिन्नता होती है, पर्यावरण में भी विभिन्नता होती है। गांव का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है, फिलहाल अच्छा तो नहीं होता है, और लेकिन यहाँ का वातावरण बहुत, ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है गांव में। ठीक, और परिवार के कार्यों पर संक्षिप्त, जैसे परिवार का मेन कार्य क्या होता है? जैसे विवाह संबंध स्थापित करना, संतान उत्पत्ति होना, बच्चों का लालन पालन करना, शारीरिक सुरक्षा, श्रम विभाजन, आय तथा संपत्ति का प्रबंध, सामाजिकरण का कार्य, धार्मिक कार्य, ये सब क्या होता है? परिवार के कार्य होते हैं। और जाति व्यवस्था के दोष मैंने पढ़ाया हुआ है। राजनीतिक जीवन में हानि पहुँचाना, राष्ट्रीयता की भावना की कमी होना, और उच्च जातियों की तानाशाही, उच्च जातियों की निष्क्रियता, आर्थिक विकास में बाधा, स्थानीय गतिशीलता में बाधा, सामाजिक विघटन, ये सब, और सांस्कृतिक हानि, स्त्रियों की दुर्दशा, अस्पृश्यता, ये सभी आते हैं। ठीक, उसके बाद आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें साफ दिख नहीं रहा है फिलहाल, और ध्यान से सुनने का प्रयास करें। ये क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए और ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व भी बताइए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में 15 नंबर का। तो याद रखना, जो समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज का व्यवस्थित या मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वही समाज के अंतर्गत अपनी विशिष्टता रखने वाले अनेक छोटे छोटे समाज होते हैं। विशिष्टताओं के आधार पर ही इन छोटे छोटे समाजों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि विशिष्ट क्षेत्रों में विशेष प्रकार के जो सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र तथा नगरीय क्षेत्रों में भी अन्य क्षेत्रों की भांति सामाजिक जीवन के दो विशिष्ट क्षेत्र होते हैं। एक तो होता है इनमें विशिष्ट प्रकार के सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, जैसे नगरीय समाजशास्त्र, पारिवारिक समाजशास्त्र, ज्ञान का समाजशास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र आदि। समाजशास्त्र की जो शाखाएं हैं, ग्रामीण सामाजिक जीवन एवं उसकी सभी विशिष्टताओं का अध्ययन करती हैं, उसे ग्रामीण समाजशास्त्र कहते हैं। अर्थात ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत कई परिभाषाएं हैं, जैसे चैंपियन के अनुसार, याद कर लेना, चैंपियन के अनुसार क्या है? चैंपियन, जी हाँ, चैंपियन। ठीक, याद रखना। ग्राम्य जीवन का समाजशास्त्र वहाँ की जनसंख्या, उसके संगठन और उनकी सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। नेल्स ने कहा कि ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय सामग्री विभिन्न प्रकार के समूह, जैसे कि वे ग्रामीण पर्यावरण में पाए जाते हैं, का विवरण एवं विश्लेषण करता है। ठीक,
ये सब होता है। यहाँ पे चैंपियन दिख नहीं रहा है, फिलहाल चैंपियन ही होगा। उसके बाद स्मिथ ने कहा कि स्मिथ के अनुसार कुछ अनुसंधानकर्ता उन सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो अधिकतर ग्रामीण पर्यावरण में तथा व्यक्तियों में जो कृषि व्यवसाय से संलग्न हो इसमें उपस्थित रहते हैं और सीमित हैं। ऐसे सामाजिक तथ्य और सामाजिक सिद्धांत जो कि ग्रामीण सामाजिक संबंधों के अध्ययन के प्रति या अरे आपसे इतना ही याद रखना कि स्मिथ के अनुसार अगर ये परिभाषा नहीं याद हो रही है तो राइटर का नाम जरूर याद रखना, ARI सॉरी बच्चों, AR देसाई। और इतना याद रहेगा तो आप ग्रामीण समाजशास्त्र समझते हैं उसके अंतर्गत लिख सकते हैं, ठीक। और ऐसे उदाहरण चिन्ह लगाकर लिख देना। अगर एग्जामिनर फोकस नहीं करता है तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, सिर्फ राइटर का नाम देख लेगा, इससे भी नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक। ग्रामीण समाजशास्त्र का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण सामाजिक संगठन, उसकी संरचना, प्रक्रियाओं और विकास की वस्तुगत प्रवृत्तियों का एक वैज्ञानिक, व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन के आधार पर उसके विकास का पता लगाना है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण समाज के ढांचे एवं विकास का दूसरे शब्दों में ग्रामीण व्यक्ति और जीवन का अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण जीवन से आशय ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाले व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों से है। संक्षेप में कह सकते हैं कि ग्रामीण व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंध जो ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण सामाजिक संगठन, ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाओं और ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद इसके महत्व के बारे में जान लें। इसका महत्व है नगरों की अपेक्षा ग्रामों की संख्या अधिक है। जी हाँ, यदि जनगणना के आंकड़े को एकत्रित किया जाए तो पता चलता है कि विश्व की जो प्रत्येक भाग में नगरों की अपेक्षा गांव की संख्या जो है अधिक है। वो भारत में 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है। वहीं ग्राम ही संस्कृति के मूल स्रोत भी होते हैं। राष्ट्र के उत्थान और जागरण हेतु ग्रामों का पुनरुत्थान और जागरण आवश्यक है। इस दृष्टि से इस शास्त्र का भी महत्व दिनों दिन बढ़ रहा है। कृषि प्रधान देश और ग्रामीण समाजशास्त्र कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय और विश्व के प्रत्येक भाग में यह पाई जाती है। कुछ देशों का तो प्रमुख व्यवसाय ही कृषि है, जैसे भारतवर्ष कृषि प्रधान देश की उन्नति का आधार उनके ग्रामों की उन्नति है और गांव की उन्नति के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन आवश्यक होता है। कृषि प्रधान देशों के विकास के लिए ये शास्त्र का अध्ययन अध्यापन अत्यंत महत्वपूर्ण होता जा रहा है, ठीक। ग्रामीण समस्याओं की बढ़ती हुई प्रवृत्तियां, जी हाँ, विज्ञान के आविष्कारों से बढ़ते हुए उद्योगों के फलस्वरूप समाज के प्रतिदिन नए नए परिवर्तन उत्पन्न हो गए हैं। इन परिवर्तनों से नई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। ग्रामीण समाज भी इससे अछूता नहीं बचा है। ग्रामीण समाज शास्त्र इन सभी समस्याओं के निवारण में सहायता करता है और इस शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य होता है कि ग्राम का सुधार करना और ग्राम सुधार के अंतर्गत नवीन वैज्ञानिक ढंग से बेहतर उत्पादन करना, ग्रामीण समाज की वैचारिकी अवस्था या विकृतियों को दूर करना, ग्रामों में निरक्षरता का समाप्त करना तथा ग्रामों के पुनरुत्थान के लिए विकास योजनाओं के कार्यान्वयन पर जोर दिया जाता है। भूमि और मनुष्य का संबंध व्यक्ति के जीवन की संपन्नता भूमि की उर्वरता से संबंधित है। यदि भूमि उर्वर है तो पौधे लहलहाएंगे तथा मनुष्य के जीवन भी क्या होंगे, सुख समृद्धि छाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ये भी देख लेना ग्रामों और नगरों का पारस्परिक सहयोग। कि हाँ, ग्रामीण समाज में नगरीय समाज के जो परस्पर एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। गांव में नगरों के प्रभाव के फलस्वरूप जहाँ कृत्रिम वातावरण पनपता जा रहा है, वहाँ नगरों में ग्रामीण प्रभाव के फलस्वरूप लोग खुले स्थानों पर रहना पसंद करने लगे हैं। यद्यपि यह उचित है कि नगरों पर ग्रामों के प्रभाव की अपेक्षा ग्रामों पर नगरों का प्रभाव अधिक है, किंतु यह वास्तविक नहीं है कि दोनों परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हैं। क्योंकि ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व आजकल इसलिए है और अधिक बढ़ गया है कि यह ग्राम और नगर दोनों के परस्पर प्रभाव का वर्णन और विश्लेषण विस्तार से करता है। समाजशास्त्रीय महत्व, यद्यपि कुछ विद्वान इसका स्वतंत्र अस्तित्व मानते हैं, किंतु अधिकांश विद्वानों की धारणा यह है कि यह समाजशास्त्र का ही एक ढंग है तथा यह ग्रामीण समाज के संगठन प्रक्रियाओं तथा अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। अपने विशिष्ट अध्ययन के माध्यम से यह समाजशास्त्र के क्षेत्र को और अधिक व्यापक बनाता है। इसलिए इस शास्त्र का समाजशास्त्रीय महत्व भी है, ठीक। आई होप आप सब समझ गए होंगे समाजशास्त्र का महत्व, ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व। और ये भी प्रश्न आप सबके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि
जो ग्रामीण समाजशास्त्र का है उसका क्षेत्र सबसे मोस्ट है हेडिंग आप सब याद रखना, जैसे कि जनसंख्या हुई, ग्रामीण सामाजिक संगठन हुआ, सामाजिक प्रक्रियाएं हुई, और ग्रामीण समुदाय का अध्ययन हुआ, और ग्रामीण सामाजिक ढांचा हुआ, ग्रामीण सामाजिक संगठन हुआ, और ग्रामीण आर्थिक संस्थाएं हुई, ग्रामीण राजनीतिक संस्थाएं हुई, और ग्रामीण धर्म हुआ, और सामाजिक प्रक्रियाएं हुई, सामाजिक पुनर्निर्माण के कार्य हुए, और भारतीय जो ग्रामीण जीवन का नगरीयों पर प्रभाव है, सामाजिक परिवर्तन, ये सभी आता है। ठीक। और जो ग्रामीण संयुक्त परिवार है उसे वर्तमान रूप में प्रभावित करने वाले तत्व भी जान लेना। इसे कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? एक होता है औद्योगिकरण, दूसरा होता है घनत्व का अत्यधिक महत्व, यातायात के साधन, पश्चात शिक्षा, संस्कृति एवं विचारधारा का प्रभाव, कानूनों का प्रभाव, महिलाओं की जागरूकता, ये सभी प्रभावित करते हैं। उसके बाद परिवार के कार्यों की घटना, ये जनसंख्या वृद्धि पर संयुक्त परिवार को बहुत प्रभावित करती है। जनसंख्या वृद्धि है, व्यक्तिवाद का अतिरिक्त महत्व है, पारिवारिक कला है, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण है, नातेदारी मैंने समझाया हुआ है। नातेदारी में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विवाह संबंधी, एक होता है रक्त संबंधी। ठीक। और आप सब पेपर की अच्छे से तैयारी करें, जो कुछ छूटा है अभी भी आप सब बहुत अच्छे से देख लेना, रिवीजन कर लेना। परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में मैंने बताया, ये भी आप देख लेना, अच्छे से रिवीजन कर लेना। ये परिवार नियोजन कार्यक्रम कितने प्रकार से होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक निरोध की पूर्ति, एक परिवार नियोजन के लिए आर्थिक सहायता, बंध्यकरण, प्रेरणात्मक कार्यक्रम। ठीक। इससे क्या होता है? कार्यक्रम के मूल्यांकन में जैसे जन्म की दर की कमी होना, शहरों तक सीमित सरकार की उदासीनता, शिक्षा का अभाव एवं अंधविश्वास, धार्मिक मान्यता, ये सभी आते हैं। ठीक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पेपर की अच्छे से तैयारी करें।